हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 यानी कि वस्तुओं का विक्रय अधिनियम। दिस एक्ट गवर्न्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल एंड परचेज ऑफ मूवेबल गुड्स यानी कि यह अधिनियम चल संपत्ति की खरीदी बिक्री से संबंधित अनुबंधों को नियंत्रित करता है। यानी कि जो भी हमारी चल संपत्ति है, जो भी हमारी मूवेबल गुड्स है, ये उनसे रिलेटेड अगर हम खरीद रहे हैं या उनको बेच रहे हैं तो उनसे रिलेटेड जो भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो इसके अंतर्गत आएंगे। अब इसके बाद आता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ सेल ऑफ गुड्स यानी कि वस्तुओं की विक्रय का अनुबंध। ये आता है हमारा सेक्शन 4 के अंतर्गत। और कॉन्ट्रैक्ट वेयर सेलर ट्रांसफर्स और एग्रीज टू ट्रांसफर गुड्स फॉर ए प्राइस यानी कि कब कहलाएगा, एक कॉन्ट्रैक्ट तब होगा जब विक्रेता वस्तु को मूल्य पर क्रेता को देता है। यानी कि किसी आपने कोई प्राइस रखा है, आप उस पर वो लेने के बाद जब उसको जो हमारा परचेज़र है उसको आप वस्तु देते हैं या फिर देने का वादा करते हैं। उसके बाद इंक्लूड सेल्स एंड एग्रीमेंट्स टू सेल ऑनरशिप लेटर यानी कि या तो आप अभी खरीद रहे हैं या फिर आप अगर बाद में खरीद रहे हैं। आपने अगर समझौता अगर आपने अभी खरीदा या फिर आपने अभी के लिए समझौता किया है पर आप बाद में खरीदेंगे, तो ये दोनों प्रकार के अनुबंध यानी कि दोनों प्रकार के एग्रीमेंट इसी के अंतर्गत आते हैं। अब हमारा सेल क्या होता है, इमीडिएट ऑनरशिप ट्रांसफ़र, और एग्रीमेंट क्या होता है हमारा फ्यूचर ट्रांसफ़र। यानी कि विक्रय में हमारा क्या होता है, स्वामित्व तुरंत स्थानांतरित हो जाता है। जब आपने बेच दी कोई प्रोडक्ट को तो तभी वो दूसरे व्यक्ति की हो जाएगी। पर समझौते में यानी कि आपने एग्रीमेंट किया है तो हम जो हमारा स्वामित्व है, वो ओनरशिप है हमारी, वो हम फ्यूचर में भी उस व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एग्रीमेंट में वो अभी के लिए हो, पर अगर अभी हो रही है तो वो सेल कहलाएगी। उसके बाद अप्लाइज ओनली टू मूवेबल गुड्स नॉट इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि यह केवल चल संपत्ति पर लागू होता है, अचल संपत्ति पर नहीं। यानी कि जिसको आप मूव कर सकते हैं ये केवल उन पर लागू होता है, और जो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है उन पर ये लागू नहीं होता। जैसे कि आपकी लैंड हो जाएगी, वो आपकी अचल संपत्ति हो जाएगी। पार्टीज मस्ट एग्री ऑन गुड्स एंड प्राइस यानी कि दोनों पक्षों को वस्तुओं और मूल्य पर सहमत होना चाहिए। यानी कि वही चीज़ खरीदनी है और उसी प्राइस के अकॉर्डिंग जब दोनों पार्टी आपकी उस बात से एग्री करेंगे तभी वो आपका कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। उसके बाद आते हैं कंडीशंस एंड वारंटीज़। ये आती है यानी कि शर्तें और वारंटी सेक्शन 11 से 17 के अंतर्गत। कंडीशन क्या होती है, एसेंशियल टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट यानी कि शर्त अनुबंध का आवश्यक हिस्सा होती है। यानी कि जो भी आप उस एग्रीमेंट के लिए जो भी आपको फॉलो करना ज़रूरी है वो आपकी शर्त कहलाती है। यानी कि जो भी एक तरह से उसके नियम है, जो भी पार्टीज़ ने अपनी अकॉर्डिंग बनाए हैं, वो उन पार्टीज़ के लिए उनकी कंडीशंस या फिर शर्त कहलाती हैं। उसके बाद ब्रीच ऑफ कंडीशन यानी कि राइट टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट यानी कि अगर किसी ने आपकी जो कंडीशंस हैं, दोनों पार्टी है उनमें से एक ने दूसरी पार्टी की कंडीशंस को नहीं माना है, तो इससे क्या होगा, जो आपका अनुबंध है, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है, वो रद्द हो जाएगा। क्योंकि आपने क्या किया, शर्तों का उल्लंघन किया है, आपने रूल्स फॉलो नहीं किए। और ऐसा आप लिख के रखते हैं कि अगर आपने हमारी कंडीशंस फॉलो नहीं की तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल हो जाएगा फॉर सेफ्टी रीजंस। उसके बाद आते हैं वारंटी क्या होती है। वारंटी माइनर टर्म ब्रीच गिव्स ओनली कंपनसेशन यानी कि वारंटी एक सहायक शर्त होती है। सहायक शर्त से मतलब क्या है, ये उल्लंघन पर हर्जाना ही मिलता है। यहाँ पे इसका अगर उल्लंघन हो गया तो हर्जाना मिल जाएगा, आपको कंपनसेशन मिल जाएगी। पर ज़रूरी नहीं है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल हो, पर आपका भी जो भी नुकसान होगा आपको उस अकॉर्डिंग आपका हर्जाना मिल जाएगा। उसके बाद बायर मे ट्रीट अ कंडीशन एज अ वारंटी यानी कि क्रेता चाहे तो किसी शर्त को वारंटी मान सकता है। यानी कि जो भी आपकी कंडीशन है आप उसको एज वारंटी ले सकते हैं। आप बाई चांस आपने कंडीशन रखी कि अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तो हम आपको इतना फाइन देना पड़ेगा, तो उस अकॉर्डिंग आप उसको भी एज वारंटी मान सकते हैं। कंडीशंस ऑफन रिलेट टू क्वालिटी, टाइटल और फिटनेस ऑफ गुड्स यानी कि जो सामान्यतः जो हमारी कंडीशंस होती हैं वो वस्तु की क्वालिटी, स्वामित्व और उपयोगिता से जुड़ी होती हैं। यानी कि नॉर्मली जो हमारी कंडीशंस होती हैं वो नॉर्मली प्रोडक्ट से रिलेटेड होती है, हमारे गुड्स से रिलेटेड होती है जो हम खरीद रहे हैं। उसके बाद आता है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, आता है सेक्शन 18 से 25 के अंतर्गत, यानी कि स्वामित्व का स्थानांतरण। ओनरशिप पासिस व्हेन पार्टीज इंटेंट इट टू पास यानी कि स्वामित्व वही स्थानांतरित होता है जब दोनों पक्ष ऐसा चाहते हैं। यानी कि देने वाला ओनरशिप दे रहा है और लेने वाला उसको स्वीकार कर रहा है, तभी हमारा स्वामित्व का स्थानांतरण माना जाएगा। यानी कि आपने अपनी मर्जी से किसी को ओनरशिप दे दी या फिर किसी ने अपनी मर्जी से मान लिया कि वो वस्तु मिली, तो ऐसा नहीं होगा। जब दोनों पार्टीज उस पर एग्री होती हैं तभी हमारे जो ओनरशिप है वो ट्रांसफर मानी जाएगी। स्पेसिफिक गुड्स ओनरशिप पासिस एट कॉन्ट्रैक्ट यानी कि निश्चित वस्तुओं में अनुबंध के समय ही स्वामित्व ट्रांसफर होता है। यानी कि कुछ हमारी जो स्पेशल गुड्स होंगे, स्पेसिफिक गुड्स होंगे, उनका हमारा जो जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तभी से आपका जो ओनरशिप है वो ट्रांसफ़र
हो जाएगी। उसके बाद आता है अनसर्टेन गुड्स ऑनरशिप पास आफ्टर आइडेंटिफिकेशन, यानी कि अनिश्चित वस्तुओं में चिन्हित होने के बाद ही स्वामित्व ट्रांसफर होता है। यानी कि जब आपने उसको अच्छी तरह से आइडेंटिफाई कर लिया है तभी आप उसके बाद उसकी ऑनरशिप को ट्रांसफ़र करेंगे। गुड्स मस्ट बी इन डिलीवरेबल स्टेट, यानी कि जो हमारी वस्तु है वो सुपुर्दगी योग्य स्थिति में होनी चाहिए, यानी कि आप उसको डिलीवर कर सके तब भी उसकी आप ओनरशिप ट्रांसफ़र कहलाएंगे, यानी कि वो सही अपनी कंडीशन में होनी चाहिए। उसके बाद रिस्क फॉलोज ऑनरशिप अनलेस अदरवाइज एग्रीड्स, यानी कि स्वामित्व के साथ ही जोखिम भी स्थानांतरण होता है जब तक कुछ और ना कहा गया हो। यानी कि जो आपकी अगर आपने किसी चीज़ के लिए ऑनरशिप ली है, आपने कोई मशीन खरीदी है, तो उसका जो नुकसान है वो भी आपके साथ आएगा, जो भी उसके साथ रिस्क होगा अगर आपने कोई और एग्रीमेंट या फिर कोई और कंडीशन साइन नहीं किया कि या फिर जो भी इस मशीन से नुकसान होगा वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, अगर आपने अलग से कोई शर्त नहीं रखी है तो उसका जो भी किसी भी चीज़ का रिस्क है वो भी आपके साथ उस चीज़ के साथ आपके पास आएगा। उसके बाद आता है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि अनुबंध का निष्पादन। सेलर मस्ट डिलीवर गुड्स, बायर मस्ट एक्सेप्ट एंड पे, यानी कि कब होगा हमारा जो अनुबंध का निष्पादन, यानी कि परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो तो कब माना जाएगा, जब जो विक्रेता है वो वस्तु दे देता है और क्रेता उसको स्वीकार कर उसका मूल्य चुकाना होता है। यानी कि आपने क्या किया, जो बायर है उसने वस्तु दे दी और क्रेता ने उसको तभी की तभी अपने एक्सेप्ट कर ली और उसकी पेमेंट कर दी, तो हमारा ये परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। उसके बाद डिलीवरी में भी एक्चुअल, सिम्बलिक और कंस्ट्रक्टिव, यानी कि या तो हमारी जो आपूर्ति है वो वास्तविक हो, प्रतीकात्मक हो या फिर काल्पनिक हो सकती है, यानी कि पेपर्स के थ्रू हो सकती है, एक्चुअल में हो सकती है या फिर प्रतीकात्मक हो सकती है। उसके बाद आता है टाइम एंड प्लेस ऑफ डिलीवरी मस्ट बी रीजनेबल, यानी कि वितरण का समय और स्थान उचित होना चाहिए, यानी कि जो एक्चुअल हो और जो दोनों पार्टीज को पता हो, जो दोनों पार्टीज उस पर एग्री करें। उसके बाद बायर्स हैज़ द राइट टू इंस्पेक्ट द गुड्स, यानी कि जो वस्तु को खरीद रहा है वो उसको निरीक्षण करने का अधिकार उसका होता है। जैसे कि अगर आप कोई भी ऑनलाइन अपना सामान मंगाते हैं तो आप चेक करते हैं कि वो पार्सल आपका है या नहीं, या फिर उसके ऊपर लिखा रहता है कि उसमें पार्सल के अंदर क्या प्रोडक्ट है कि वही आपका है या नहीं। पार्शियल डिलीवरी इज नॉट कंप्लीट परफॉर्मेंस अनलेस एक्सेप्टेड, यानी कि जब तक आंशिक आपूर्ति तभी पूरी मानी जाएगी जब क्रेता उसे स्वीकार करे। यानी कि अगर आपने 3-4 सामान मंगाया है, आपके पास एक ही सामान आया है, पर अगर क्रेता ने उसको स्वीकार कर लिया तो आपकी वो आंशिक आपूर्ति मानी जाएगी, कि आपको इनकी थोड़ा सामान तो मिल चुका है, वो आपकी मानी जाएगी। उसके बाद आता है रेमेडियल मेजर्स, यानी कि उपचारात्मक उपाय आते हैं सेक्शन 55 से सेक्शन 61 के अंतर्गत। बायर्स राइट्स, हमारे यानी कि हमारे पास जो क्रेता है उसके राइट्स क्या क्या होते हैं जो खरीद रहा है। क्लेम, डैमेज, रिजेक्ट गुड्स, रिफंड, यानी कि अगर आपको कुछ हानि हुई है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, भरपाई के लिए, डैमेज के लिए आप कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं यानी कि भरपाई के लिए कह सकते हैं आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको वो वस्तु जो आपने मंगाई थी वो नहीं मिली है तो आप क्या कर सकते हैं, वस्तु को अस्वीकृत कर सकते हैं। और अगर आपने जैसे कि अपना पार्सल खोला, आपको बाहर आपका वही प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ था, पर आपने जैसे पैकेजिंग अपनी खोली तो आपको पता चला आपका प्रोडक्ट है वो डैमेज आया या फिर उसमें कोई इश्यू है, तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे में रिफंड की डिमांड कर सकते हैं। उसके बाद सेलर का राइट क्या होता है, सू फॉर प्राइस, डैमेज, स्टॉप डिलीवरी, यानी कि अगर आप क्या कर सकते हैं, विक्रेता मूल्य की वसूली, यानी कि आपको अगर आपको पेमेंट नहीं मिली है जो आपने वस्तु भेजी है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, केस कर सकते हैं। डैमेजेस, अगर आपको कोई डैमेज हुई है तो आप उसका वसूल कर सकते हैं और आप आपूर्ति रोकने का अधिकार रख सकते हैं, यानी कि हो आपके पास ये राइट है कि आप वो डिलीवरी ना दें। उसके बाद स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कैन बी डिमांडेड इन स्पेसिफिक केसेस, यानी कि कुछ मामलों में विशेष निष्पादन की मांग की जा सकती है, यानी कि जो स्पेशल केस है उनके लिए आप अलग से अलग परफॉर्मेंस के लिए डिमांड कर सकते हैं। जैसे कि आपको एक्चुअल आपने टाइम फिक्स कर दिया, डेट फिक्स कर दी, या फिर किस वे में आप डिलीवरी चाह रहे हैं वो फिक्स कर दी, उस वे में। सूट मस्ट बी फाइल विद इन लिमिटेशन पीरियड्स, यानी कि मामला अगर आप अगर आपको कोई इश्यू है, आप उस पर केस करना चाह रहे हैं तो वो सीमित समय के अंतर्गत आपको करना होगा, यानी कि आपने जो प्रोडक्ट खरीदा है उसका जो टाइम लिमिट होगी उस हिसाब के अंतर्गत ही आप केस कर सकते हैं। उसके बाद आता है कंपनसेशन डिपेंड्स ऑन लॉस सफर ड्यू टू ब्रीच, यानी कि कंपनसेशन तब मिलेगी जब आपको उल्लंघन से जो हानि हुई है उसके आधार पर, यानी कि उपचार उस हानि पर आधारित होता है जो उल्लंघन से हुई है। कंपनसेशन तभी मिलेगी जब आपने जो, अगर आपकी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ है दूसरे व्यक्ति को तो आप कंपनसेशन करेंगे अगर उसको हानि हुई है। अब जितना लॉस हुआ है उसके अकॉर्डिंग उसी के आधार पर आपको भरपाई करनी पड़ेगी।
उसके बाद आता है ऑक्शन सेल्स, ये आती है इनकी नीलामी बिक्री सेक्शन 64 के अंतर्गत। पब्लिक सेल्स वेयर गुड्स आर सोल्ड टू द हायर बिडर। आपने इसे कई बार टीवी सीरियल्स में भी देखा होगा कि बोली लगाते हैं लोग कि आपने कोई चीज़ रख दी कि आप बहुत सारे लोग बैठ जाते हैं कि आप ये खरीदना चाहते हैं कि, तो हर कोई अपना अलग अलग प्राइस बोलता रहता है, भरता रहता है। तो ये क्या हो रही है, पब्लिक सेल वेयर गुड्स आर सोल्ड टू द हायर बिडर, यानी कि जिसने सबसे ज़्यादा ऊंची बोली लगाई है उसको वस्तु आप दे देंगे, या एक सार्वजनिक विक्रय है, क्योंकि पब्लिक कोई भी सभी लोग इन्वाइटेड है, कोई भी उसको खरीद सकता है, और जो सबसे ज़्यादा उस चीज़ के लिए पे करने के लिए तैयार होगा वो वस्तु उसको दे दी जाएगी। उसके बाद ईच लॉट इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि हर लॉट एक अलग अलग अनुबंध माना जाता है, यानी कि जो भी अलग व्यक्ति डिमांड करेगा वो आपका एक अलग कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। यानी कि आपने पहले वाले के अकॉर्डिंग बोलिए कि अगर उसने बोला था 65,000, आप भी बोले 65,000, तो ऐसा नहीं चलेगा, हर व्यक्ति के लिए एक अलग कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। उसके बाद सेल इज कंप्लीट व्हेन ऑक्शनर अनाउंस इट, यानी कि विक्रय तभी पूर्ण होता है जब नीलामी करता इसे घोषित करता है। यानी कि जो नीलामी कर रहा है, जो कोई कह रहा है कि भाई आप बोली लगाइए, वो जब कह देता है कि भाई सेल हो चुकी है, तो उसके बाद ऑक्शन हमारा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद बिड कैन बी रिवोक्ड बिफोर फॉल ऑफ हैमर, यानी कि जब वो कैसे करते हैं ना, हैमर वो बोली एक एक पहले बोलता है 1,001, 1,002, 1,003 ऐसे करके बोलते हैं ना, वो 3 बार बोलते हैं। तो जब तक आपके जो हैमर है वो लगने से पहले आप अपनी बोली को वापस ले सकते हैं, यानी कि जब तक उन्होंने फाइनल नहीं किया, वो फाइनल करने के लिए हैमर बजाते हैं। पर अगर आपने हैमर लगने से पहले अपनी जो बिड है वो कैंसिल कर दिया, आपने अपनी बोली वापस ले ली, तो आप पर कोई इश्यू नहीं होगा। पर अगर आपने तीनों उन्होंने हैमर लगा दिया है और आपने उसके बाद अपनी बोली वापस ली, तो उसके बाद आप उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल माने जाएंगे। सेलर कैन फिक्स रिवर्स प्राइस मिनिमम बिड, यानी कि विक्रेता न्यूनतम मूल्य तय कर सकता है, जिसे आरक्षित मूल्य कहते हैं। यानी कि आपने क्या किया, आपने आप कोई फ्लावर बेच रहे, फ्लावर वाज बेच रहे हैं काफ़ी महंगा प्रीमियम, पुराने एंटीक पुराने ज़माने का, तो आपने क्या किया, फिक्स कर दिया कि हमारी जो मिनिमम बिड है, यानी कि अगर कोई कम से कम बोली लगाना चाहता है तो शुरुआत हमारी किससे होगी, 10,000 रुपये से होगी। तो जो भी हमारे ऑक्शन में लोग आएंगे उनको कम से कम भी 10,000 रुपये रखने पड़ेंगे बोली की शुरुआत करने के लिए, यानी कि वो 10,000 से कम रुपये उस बोली में नहीं लगा सकते। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।